हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ नीट क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रेष्ठ प्रताप आपको आज मैं लेक्चर 3 की तरफ ले चलता हूँ। देखिए, हम लोगों ने लेक्चर 1 पर चर्चा की थी, लेक्चर 2 पर चर्चा की थी। मैं ये बात बार बार कहूँगा कि आप लोग एनसीईआरटी को अपने पास रखिए। हिंदी एनसीईआरटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यानी एनसीईआरटी बुक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। किस तरह से पढ़ना है समझ में भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी डायग्राम पर मैं आपको डायग्राम 100% दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी काफ़ी डायग्राम ऐसे जो आप बुक से देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेक्चर 3 पर हम आगे चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले लेक्चर 1 शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन बताइए कि अमीबा जो है, अमीबा प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब है जब उसे लगता है कि हमारे अनुकूल माहौल नहीं है, हमारे अनुकूल वातावरण नहीं है, उसे खतरा महसूस होता है, तब वो किस प्रकार से अपना जीवन बचाता है और जनन करता है। पहला क्वेश्चन ये बताना है। दूसरा बताना है अमीबा सिस्ट यानी पुटी का निर्माण कब करता है, ये आपको बताना है। ये सब लेक्चर 1 और 2 में सब पढ़ते आ रहे हैं बराबर। पुटी का निर्माण कब करता है। दूसरा क्वेश्चन बताना है अमीबा में पुटी भवन की घटना क्या है। पुटी भवन, ये पूरी घटना बतानी है आपको। क्या है पुटी भवन, है ना। दिमाग में आ गया पुटी भवन है क्या, आ गया दिमाग में क्वेश्चन। क्या है पुटी भवन, किस जीव में मिलता है, कब मिलता है, किस परिस्थिति में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ईस्ट जो है, ईस्ट कैसे माध्यम में, किस मीडियम में सबसे तेज गति से ग्रो करता है, वृद्धि करता है, वो माध्यम बताना है। दूसरा क्वेश्चन बताना है ईस्ट कै कोश की है ना, ईस्ट कै कोश की है, ये बताना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। और दूसरा मैं फिर क्वेश्चन पूछ रहा हूं अलैंगिक जनन, बार बार क्वेश्चन पूछो क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है इसमें चैप्टर में। और लैंगिक जनन में कम से कम 3 अंतर लिखने हैं आपको, है ना। 3 अंतर लिखने हैं, क्या लैंगिक जनन है, क्या लैंगिक जनन है। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखनी है। चलो, हम लोगों ने बात लेक्चर 2 में यहीं पर समाप्त की थी, आज यहीं से शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन आता है अन्य सामान्य अलैंगिक जनन संरचनाएं। आ गया अलैंगिक जनन, बार बार यहीं पर जिक्र होता रहेगा। अलैंगिक जनन संरचनाएं जैसे पेनिसिलियम में कोनेडिया द्वारा। आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए 12th की, और पेज नंबर इसका रहेगा 6, है ना। और 6 पेज नंबर में आप 12 नंबर फिगर देखिए, वहां पे आपको दिख जाएगा, है ना। वहां पे पेनिसिलियम दिख जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी फिगर दिया गया है। देखो, मैं बना के दिखा देता हूँ फिगर हल्का सा। कुछ इस तरह से फिगर है, देखो ये रहेगा फिगर, कुछ इस तरह से फिगर होगा, ये इस तरह से फिगर रहेगा, और इस तरह से ये होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोनिडिया। क्या है, कोनिडिया, ये कोनिडिया है ना। तो इस तरह से आपको ये जब आप इमेज बा देखोगे तब वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है, अलैंगिक जनन। अब ये कोनिडिया जहां जहां टूट के जाएगा, अलग होगा, पृथक होगा, वो नया प्लांट तैयार कर, नया जीव तैयार कर देगा। चलो आगे क्या लिखा है, हाइड्रा किसके थ्रू जनन करता है, कलिका द्वारा जनन करता है। और जब कलिका द्वारा जनन करता है, अलैंगिक जनन हुआ। चलो आगे बात करेंगे, बात समझो। हाइड्रा है, ये कहाँ, इसका भी इमेज पेज नंबर 6 पर 7 नंबर इमेज देखिए, वहां पर दिया गया है, विधिवत कलिका अवस्था दी गई है। इसके बाद स्पंज जैम्यूल द्वारा, ये भी आपको उसी पेज नंबर 6 में ये 10 नंबर फिगर देखिए, आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एनसीईआरटी पास रखिए, आपको वहीं से सब इमेज मिलने वाली। मैं पूरा 100% आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे देखो, ये देखो, चलो देखते क्या लिखा है। जबकि जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जंतुओं में क्या है, जैसे आपका पैरामीशियम हुआ, जैसे आपका अमीबा हुआ, ये क्या करते हैं, ये सब अलैंगिक जनन करते हैं, बड़े साधारण जीव हैं ये। एक चीज याद रखो, इस अर्थ पर यानी पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई,
इस पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई तो जो जीवों ने सबसे पहले जिनकी विधि अपनाई थी वो कौन थी? अलैंगिक जनन। याद रखना दिमाग में क्वेश्चन। जब इस अर्थ पर जीवों की शुरुआत, जीवन की शुरुआत हुई, जब जीवन की शुरुआत हुई तो जीवों ने जिस जनन को सबसे पहले अपनाया था वो अलैंगिक जनन था। कौन था वो? अलैंगिक जनन था। ये क्वेश्चन याद रखना। चलो तो अब इसके बाद क्या लिखा? तथा पादपों में इस शब्द का प्रयोग निरंतर किया था। बिल्कुल बात ठीक। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा, जो किसान वर्ग के लोग होते हैं, किसान वर्ग के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे उनको आलू बोना है तो उन्हें एक आलू लिया और उसको कई भागों में विभक्त करके बो दिया, तो एक से कई आलू तैयार हो गए। तो जब एक से कई संतानें तैयार हो गई तो क्या है? अलैंगिक। गन्ने को लिया, ईख को लिया, ईख बोलते हैं उसको, ठीक है, शुगर कैन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसको लिया और उसको कई भागों में खंडित किया और बो दिया और प्रत्येक भाग एक नई प्लांट को तैयार कर रहा है। मतलब यहां पर एक जनक भाग ले रहा और कई संतानें उत्पन्न कर रहा है, तो क्या हुआ? अलैंगिक जनन। तो वही लिखा है एमसीईआरटी में। क्या लिखा है? जबकि जंतुओं में, अब जंतुओं में बता चुका हूं, पादपों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है। यानी आपको ये देखने को स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या लिखा हो। ये देखो, ये 3 इमेज जो हैं ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है? प्लेन एरिया। देखो एक प्लेन एरिया है, ये किसी कारणवश 2 भागों में टूट गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया। अब ये दोनों भाग, देखो ये भाग और ये भाग, दोनों भाग एक नए जीव को बना रहे हैं, है ना। तो मतलब ये प्लेन एरिया 1 से 2 जीव बना रहा है, 1 से 2 जीव बना रहा है। तो बताओ कैसा जनन हुआ? जनक एक संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो तो वो अलैंगिक जनन है। ये देखो हाइड्रा, हाइड्रा देखो एक है, 2 भागों में टूटा और इसने 2 संतानें उत्पन्न कर दी। प्रत्येक भाग, ये भाग संतान बना रहा है, ये मतलब जो जितने भागों में टूट रहा है प्रत्येक भाग एक संतान उत्पन्न करने में सक्षम है। कैसा जनन हुआ? अलैंगिक। अरे भाई एक जनक संतान उत्पन्न कर रहा है तो अलैंगिक। इधर देखो ये स्टार फिश, हिंदी में इसको नक्षत्र मछली भी बोलते हैं, ये देखो 2 भागों में टूट गई और इसने प्रत्येक भाग से संतान उत्पन्न कर दी। क्या है ये? अलैंगिक जनन है। क्या है? अलैंगिक जनन। देखो तो अब ये घटना क्या, ये पुनरुद्भवन की प्रक्रिया कहलाती है। अब पुनरुद्भवन क्या होता है कि जैसे प्लेन एरिया है, 1 2 3 4 जितने भागों में टूट जाएगा उतने नए जीव तैयार कर देगा। जैसे सपोज दैट प्लेन एरिया 1 था और 4 भागों में टूट जाए तो कितने जीव बना देगा? 4। यही क्रम हाइड्रा और स्टारफिश में भी लागू रहेगा, ठीक है। तो इनमें पुनरुद्भवन की अपार क्षमता, ये कई एग्जाम पूछ लिया जाता है, बताओ पुनरुद्भवन की अपार क्षमता किसमें पाई जाती है? पुनरुद्भवन का सबसे बेहतर गुण किसका होता है ना। ये मैं आपको प्लेन एरिया, हाइड्रा, स्टारफिश, जब मैं आपको 11th में जब बात में 11th की एमसीईआरटी पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको विस्तार से पढ़ने को, जब एनुअल पढ़ेंगे वहां पे पढ़ने को आपको मिलेगा। ये देखो ये होता है प्लेन एरिया, ये देखो इमेज बनाना नहीं बस समझ लो ध्यान से कैसा दिखता है प्लेन एरिया, है ना। ये गैंग्लिया है, याद रखना, है ना। ये आई स्पॉट है, गलती नहीं करना, आई नहीं है, आई स्पॉट है ये, है ना, आई नहीं है, आंख नहीं है ये, याद रखना। चलिए ये देखो क्या आ गया? प्लेन एरिया आ गया। मैंने कहा था प्लेन एरिया, वहां पर 2 भाग में 3 भागों में टूट गया, 1 2 3 और प्रत्येक भाग संतान में सक्षम है 1 2 3। तो 1 से कितने बन रहे? 3। 1 से बन रहे हैं 3। तो जनक कितना भाग ले रहा है? 1। तो कौन सा जनन हुआ? अलैंगिक जनन। एक जनक भाग ले और संतान उत्पन्न करने की क्षमता हो, क्या होगा? अलैंगिक जनन। ये देखो हाइड्रा आ गया, है ना। आपको एमसीईआरटी भी पासिंग ज्यादा ठीक रहेगा। देखो हाइड्रा में क्या हुआ, इसमें जनन हो रहा है मुकुलन द्वारा। ये देखो हाइड्रा है, इसमें देखो कलिका की शुरुआत हो रही है ना, उभार हो रहा, कलिका बन रही है। अब देखो ये इसको मुकुलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकुलन। अरे भाई आप लोगों ने खेल खेला होगा लुका छिपी का खेल, उसमें क्या होता है, जैसे कई लोग लुका छिपी का खेल खेलते हैं, खेला होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जब लुका छिपी का खेल खेलते हैं तो उसमें एक बालक जब किसी को छूने का प्रयास करता है तो पहले थोड़ा झांकेगा,
देखें कोई आ तो नहीं रहा है, दाएं बाएं देखेगा वो, फिर और थोड़ा झांकेगा और जैसे लगेगा कि कोई नहीं है वैसे देखो इसकी तरह बाहर निकल के उसको टच कर देगा, लो भाई आउट हो गए, दोबारा जाओ फिर से खेल ले। कहने का मतलब है वही है मुकुलन, यानी पहले क्या हुआ, इसमें शुरुआत हो रही है, देखो बिल्कुल छोटा सा उभार, उभार और थोड़ा बड़ा, और ये पूर्णतः विकसित शिशु हाइड्रा बन गया, और ये बाहर आके नए हाइड्रा को तैयार करेगा, ये बाहर आके विकसित हो जाएगा। इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ इमेज, इस तरह से ये है ना, और ये हाइड्रा, ये क्या है, स्पर्शक है, क्या है, स्पर्शक। अभी हाइड्रा डिटेल नहीं जाना, आपको इतना ही याद रखना, मैं आपको फिर जब आगे 11th में पढ़ाऊंगा मैं बताऊंगा, ठीक है। चलो क्या लिखा है, पादप, यहाँ पे ये कटना, ठीक है, पादप कायिक प्रवर्धन की इकाई जैसे, ये देखो एनसीईआरटी यहाँ पे आपको 100% रखनी पड़ेगी, उसका कारण है, देखिए काई एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि दो एनसीईआरटी में, हिंदी एनसीईआरटी में गलतियां की गई है। देखो पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग 8, कितना पेज नंबर निकालना है, 8। देखो वहां पे क्या है, एनसीईआरटी जो हिंदी एनसीईआरटी लिख रखा है ऊपरी भूस्तरीय शर, ये गलती है, उसको रनर लिखना चाहिए, क्या लिखना है? अब ये नहीं कि फर्क एनसीईआरटी गलत लिखती, गलत नहीं लिखती है, एनसीईआरटी मुख्यतः इंग्लिश में आती है, लेकिन जो आपकी हिंदी एनसीईआरटी है उसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, तो मैं इंग्लिश एनसीईआरटी को भी साथ रखता हूं जब बताता हूं आप लोगों को, है ना। तो उसमें जो इंग्लिश एनसीईआरटी है उसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ परेशान ना हो, मैं आपको पूरा 100% एनसीईआरटी जहाँ मिसप्रिंट होगा या जहाँ अन्य कोई कारण में उसको सही करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये शर काट के वहाँ रनर लिख लो, है ना। फिर लिखा हुआ है एनसीईआरटी में प्रकंद शरजोम, बल्कि शरजोम नहीं राइजोम है, इंग्लिश वर्ड को उन्होंने हिंदी में कन्वर्ट किया, वही मिसप्रिंट हुआ है, मतलब मिसप्रिंट समझो, गलती समझो, जो भी समझो, वहीं पर इनसे गलती हुआ है, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है। आगे क्या लिखा है, उन्होंने फकर कंद लिखा है, जबकि गलत है ये, अरे भाई शकरकंद नहीं लिखना है, क्या लिखना, लिखना वास्तव में वो इंग्लिश की हिंदी करना चाहिए, इंग्लिश है शकर, और इसकी वास्तविक हिंदी क्या है, अंतःभूस्तारी, तो यहां पर वो शकर के बजाय शकरकंद लिख गए। चलो कोई बात नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि एनसीईआरटी जो इंग्लिश को तो हिंदी में कन्वर्ट करते समय हो सकती गलतियां, बड़ी बात नहीं है। तो यहां पे क्या है, अरे हाँ जब मेडिकल पढ़ रहे हो गलतियां सुधार भी सकते हो, है ना। चलो क्या है, तो यहाँ पे शकरकंद को शकर से ही कर लो, हिंदी इसकी अंतःभूस्तारी होगी। ये देखो यहाँ पे लिखा है बल्ब, ठीक है, तो बल्ब वास्तव में इंग्लिश है, ये गलती नहीं मैं बता रहा हूं, ये गलती नहीं है लेकिन बता रहा हूं, बल्ब इंग्लिश है, हिंदी वास्तव में शल्ककंद है, हिंदी क्या है, शल्ककंद है ना। जब हम लोग हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी भी सही पढ़ो, है ना, काम चलाओ नहीं मोना जी, चलो भाई हाँ पढ़ लिया एनसीईआरटी, ऐसे नहीं, एनसीईआरटी के शब्द को समझना है। तो यहाँ पे क्या है बल्ब, और बल्ब का मतलब इंग्लिश है, ये उन्होंने हिंदी लिख दिया। मैंने उस दिन मैं पिछले वीडियो में कहा था कि एक चीज याद रखना, हमको इंग्लिश टर्म नहीं भूलना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है वो इंग्लिश टर्म को हिंदी में प्रयोग कर लेता है। परेशानों में 100% बताऊंगा आपको, डाउट नहीं करना किसी प्रकार का, ठीक है, जहां जैसा उसको सही कर लीजिए। इसके बाद भूस्तरीय, इंग्लिश होती ऑफसेट, इंग्लिश क्या होती है ऑफसेट। तो जो कुछ गलतियां उनको सुधार लीजिए। सभी नई संतति को पैदा करने में सामर्थ्य रखते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ऊपरी भूस्तरीय हो, चाहे प्रकंद हो जिसको राइजोम बोलते हैं, चाहे अंतःभूस्तरीय हो जिसको शकर बोलते हैं, चाहे बल्ब हो जिसको हिंदी में शल्ककंद बोलते हैं, चाहे भूस्तरीय हो जिसको इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं, ये सब के सब नई संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। याद रखना सभी के सभी अलैंगिक जन करेंगे, हाँ बार बार अलैंगिक लैंगिक की बात आती रहेगी, अलैंगिक जनन करेंगे, गलती नहीं करना है यहाँ पे, बार बार इस चैप्टर में अलैंगिक लैंगिक अलैंगिक। मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे पहले मैं आपको सेल पर, इसके बाद जो ये चैप्टर होने के बाद या बीच में मैं आपको किसी दिन मैं शुरू कर दूंगा आपको वहाँ पे सेल पढ़ना, मतलब कोशिका पढ़नी हमको पूरी, ठीक है। चलो अभी यहाँ बात करते हैं, तो अलैंगिक जन रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, हाँ मैंने गलती को दर्शा रखा है यहाँ पर भी, ऊपरी भूस्तरीय
इंग्लिश में बोलते हैं रनर। अब रनर क्यों कहा गया? अरे भाई रनर मतलब, अच्छा चलो हिंदी से इंग्लिश से हम नाम याद करना सीखते हैं, ऐसे रटेंगे नहीं, रनर रनर ऊपरी भूविस्तारी नहीं, भूल जाओगे। ऊपर, मैं पहले हिंदी से तोड़ता हूँ फिर से देखो, ऊपरी माने ऊपर, देखो मैं इसको दोबारा लाने बताता हूँ। ऊपरी क्या लिखा है? ऊपरी, तो ऊपरी का मतलब ऊपर, और भूविस्तारी मतलब भूमि के। अरे भाई जो भूमि के ऊपर वृद्धि करता है, भूमि की सतह पर चलता है, रेंग कर चलता है। सर्प को देखा, सर्प को चलते हुए, सर्प जमीन पर रेंग के चलेगा, है ना। जैसे देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया, देखो ये नीचे जमीन हो गई है ना, और इसके ऊपर देखो ये चल रहा है, ये जमीन के ऊपर चल रहा है ना। तो क्या है, इसीलिए ऊपर ही माने ऊपर, भूस्तारी भूमि के ऊपर चलने वाला। और रनर, अरे भाई दौड़ने वाला भूमि के ऊपर ही तो दौड़ेगा कि नीचे दौड़ेगा, बस हो गया रनर। जैसे एग्जाम्पल सामने दिया गया है, फिगर देख लीजिए। अच्छा एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये विस्तार नहीं मिलेगा क्या? इसका मिलेगा, किंतु यहां नहीं। जब आप एनसीईआरटी 11th चैप्टर 5 पढ़ोगे, कौन सा चैप्टर पढ़ोगे? 5, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी यहां पर हमको इतना डिटेल बात नहीं करनी है। चलो आगे क्या है एनसीईआरटी में, ये देखो दूसरी हेडिंग आपको प्रकंद दे रखी होगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रकंद यानी राइजोम, और राइजोम अदरक राइजोम का एग्जाम्पल है। अदरक राइजोम का एग्जाम्पल है, नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि अदरक किसका उदाहरण है या राइजोम का उदाहरण, आलू, अदरक, इस तरह से 4-5 एग्जाम्पल, 4 सॉरी ठीक है 4 एग्जाम्पल रख देगा और आपसे पूछ लेगा, बताओ अदरक किस में आएगा, ठीक है। तो राइजोम में अदरक आता है। देखो यहाँ पे बड़े ध्यान समझो, इनकी मैं बात को समझता हूं। देखो ये है आपका नोड, पहले नोड समझो, ये है नोड। नोड कहोगे क्या होता, चलो बताऊंगा अभी। ये है इंटरनोड, क्या है ये? इंटरनोड। अब कहोगे सर नोड और इंटरनोड क्या है? पहली बात तो ये दिमाग में रख लो, नोड और इंटरनोड तना में पाए जाते हैं। किसमें? तना में। पहचान है ये, खास बात है कि नोड और इंटरनोड हिंदी में क्या बोलते हैं? पर्व और पर्व संधियां। क्या बोलते हैं? पर्व और पर्व संधियां। ये किस में पाई जाती हैं? ये तने में पाई जाती हैं। अब देखो नोड इंटरनोड है क्या, जरूर जरूर मैं समझाऊंगा यहां पे। नोड जो होता है, नोड नोड है ना, नोड जो होता है उसमें क्या होता है, उससे पत्तियां और कलिकाएं निकलती हैं। नोड से क्या निकलती हैं? पत्तियां और कलियां निकलती हैं। याद रखना, नोड से क्या क्या निकलेगा? पत्तियां निकलेंगी और कलियां निकलेंगी। क्या निकलेंगी? कलियां। चलिए अच्छा सॉरी, पत्तियां और कलियां निकलती हैं। और आप कहोगे इंटरनोड क्या है? इंटरनोड लिख लो, दो नोड के, बड़ी ध्यान सुनना, दो नोड के बीच में इंटरनोड पाया जाता है। दो नोड के बीच में इंटरनोड पाया जाता है। देखो समझो कैसे, जैसे माना कि ये एक प्लांट है, प्लांट है ये एक, चलो मैं ईंख का ही एग्जाम्पल बना देता हूँ, है ना। ये ईंख है, ईंख मतलब गन्ना, जानते हो गए ना आप सभी लोग, गन्ने को जानते होंगे ना। ये चलो ये हो गया, है ना। फिर ऊपर जाओगे फिर आपको इस तरह से दिखेगा, ये है ना, इस तरह दिखता है। तो इसको, अरे भाई आप लोग सामान्य भाषा में गांठ बोलते हो इसको, है ना। और एक ये गांठ दिख रही है, यही तो इंग्लिश में नोड है। क्या है? नोड है। और इसके बीच में ये आपको जगह दिख रही, ये क्या है? इंटरनोड। क्या है? इंटरनोड। अरे भाई मैं आपकी भाषा में बोल सकता हूं, देखो गांव में कुछ लोग कहते हैं पुहिया, है ना, कहते कि नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जरूरी है। तो यहां पर ये इंटरनोड हो गया। तो एक नोड ये हो गया, एक नोड ये हो गया, इसके बीच में क्या है? इंटरनोड है। क्या है? इंटरनोड है ना। तो अब एक मैं फिर बना के दिखा देता हूं, जैसे ये एक माना कि प्लांट है, यहां पे ये नोड था, ये नोड था, यहां से एक लीफ निकली इस तरह से, ये है ना, और एक लीफ ये निकली, है ना, पत्ती ये की निकल रही, और ये जो बीच की जगह है ये क्या है? ये क्या है? यही इंटरनोड है।
है। तो नोड और नोड, दो नोड के बीच की जगह को इंटरनोड कहते हैं। नोड को हिंदी में क्या बोलेंगे? पर्व संधि। याद रखना, नोड व इंटरनोड मात्र कहां मिलते हैं? तने में मिलते हैं। कहां नहीं मिलते हैं? जड़ में नहीं मिलते हैं। याद रखना, रूट में नहीं होंगे, शूट में होंगे, है ना। यानी जड़ में नहीं होंगे, तना में होंगे। याद रखना, ठीक है ना। इंटरनोड और नोड क्या है, समझ गए, है ना। और कहां की बात करें? अदरक की बात करें। चलो आगे देखते हैं। ये देखो, है ना, ये देखो, मैंने कहा था तना को इंग्लिश में शूट बोलते हैं, है ना। हाँ, ये तना है भाई, ठीक है। शूट लिख रखा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। ये देखो इंटरनोड हो गया, और ये क्या हो गया? नोड हो गया। हाँ, और भी कुछ बाकी संरचनाओं को याद रखो। मैंने कहा है एमसीईआरटी 11 चैप्टर 5 में बात करेंगे, तो अभी समझ लो बस, ठीक है। चलो, ये अदरक हो गया, है ना। राइजोम का एग्जाम्पल है, गलती नहीं करना। किसका एग्जाम्पल है अदरक? राइजोम। राइजोम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकंद। चलो, ये देखो राइजोम। अब इस फिगर से डेफिनेशन निकालते हैं हम लोग। हाँ, जो क्षैतिज रूप में वृद्धि करता है। कैसा करता है? क्षैतिज। देखो कैसे, जमीन में गया, अब जब इसको प्लांट करना तो देखो जमीन के ऊपरी सतह पर आ गया यहाँ पर, फिर जमीन के अंदर, फिर देखो यहाँ पे जहाँ इसको प्लांट तैयार के पादप का निर्माण करना होता है, वहां जहाँ पे प्लांट बना वहां पे देखो जमीन को स्पर्श करा, भाग जमीन के नीचे चल रहा, फिर देखो नीचे गया, और फिर देखो, मतलब जमीन के नीचे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस क्रम में वृद्धि करता है राइजोम। चलो, तो एग्जाम्पल क्या है? अदरक। ये देखो, देखो यहाँ पे, ये देखो फिगर राइजोम। मैं 12 फिगर दिखा जिससे स्पष्ट हो जाए। राइजोम देखो, नीचे ऊपर नीचे, देखो ना, नीचे ऊपर नीचे, इस तरह से ग्रो कर रहा है वो, है ना, क्षैतिज रूप में वृद्धि कर रहा है। और जहां पर ये देखो होगा, ये जहां पे प्लांट बनाएगा वहां देखो रूट बन जाएगी। याद रखना, अपस्थानिक जड़ें होती हैं इसमें। कैसी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। चलो, ग्रास प्लांट, घास का पौधा है ये, ठीक है। चलो आगे देखो, ये क्या है? देखो एमसीईआरटी में लिखा होगा शकर अंतःभू स्तरी। क्या है? अंतःभू स्तरी। ये देखो क्या कर रहा है, ये देखो पूरा, मतलब वृद्धि करने के बाद पूरा ऊपर उठ रहा है ये, है ना। मतलब पहला पूरे जमीन के अंदर ग्रो करेगा और बाद में पूरा ऊपर जमीन के बाहर आ जाता है ना। ये देखो इसमें साफ साफ लिखा गया, इसमें देखो ये रहा शूट, है ना। चलो ये आ जाओ, ये क्या है? बल्ब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। बल्ब मतलब शल्क कंद, अर्थात इसमें क्या आता है समझ गए होगे। एग्जाम देख, एक जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, देख के समझ गए होगे कि बल्ब का एग्जाम्पल क्या है? प्याज है। अब देखो यहां पर ये अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है इसमें, प्याज में। याद रखना कैसी जड़ें होती हैं? अपस्थानिक जड़ें। अब इसमें कहोगे सर बड़े ध्यान सुनना, ये देखो अपस्थानिक जड़ें, ये, और ये जो भाग है ये बड़ा पतला सा भाग होता है, देखना करो में आप लोग, इसे डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं, है ना। ये देखो क्या, ये देखो लिखा है ट्यूनिक यानी बल्ब, ठीक है। बल्ब, ट्यूनिक, ये याद रखना, ठीक है। ये देखो डिस्क, है ना, और ये अपस्थानिक जड़ें, है ना। एडवेंटेशन रूट, ठीक है। तो ये रूट किस प्रकार की है? सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको याद रखना है रूट, और ये बल्ब का एग्जाम्पल। शल्क कंद क्यों कहा गया? शल्क, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो भोजन का संग्रह करने पर फूल जाती हैं। जो पत्तियां होती हैं वो भोजन संग्रह के कारण फूल। वास्तव में इसका तना कहाँ है? बड़ी बड़ी बात, बड़ी ध्यान सुनो, ये है इसका तना। ये जो हल्का पीला भाग दिख रहा है, बस यही है इसका तना। ये याद रखना, इतना ही तना है, ठीक है। इतना ही जो संरचना वही है शूट। चलो ये देखो, है ना, ये देखो, ये पूरा देख सकते हो, ये रूट हो गई। तो मैं कहा स्टेम, ये जो भाग दिख रहा है ये है स्टेम। बस तना, इतना ही, इतना ही, ठीक है। वहां पे थोड़ा स्पष्ट नहीं रहा, यहाँ पे स्पष्ट आ गया, ठीक है। चलिए ये याद रखना, है ना। चलो आगे देखते हैं। ड्यूरिंग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना।
सॉरी। आगे देखो क्या रहेगा, ये देखो भूस्तारी। भूस्तारी का मतलब क्या होता है, ये देखो इंग्लिश में बोलते हैं ऑफसेट, है ना, क्या बोलते हैं ऑफसेट। रूट है ये लीफ है, ठीक है। इसकी खास बात क्या होती है, आप लोगों ने देखा हो जलकुंभी को, ठीक है, इसमें क्या होता है जहां से टूट जाएगा उस टूटे हुए भाग से नए प्लांट को तैयार करने की पॉसिबिलिटी होती है। यानी ये जैसे सपोज दैट यहां से टूट जाए तो इसका प्रत्येक भाग, एक ये भी अपना प्लांट दूसरा बना लेगा, एक ये भी अपना प्लांट दूसरा बना लेगा। यानी कहने का मतलब है, अच्छा बताओ कौन सा जनन होगा इसमें, अलैंगिक कि लैंगिक, एसेक्सुअल कि सेक्सुअल? इसमें होगा अलैंगिक जनन, सीधी बात है। क्यों होगा, क्योंकि एक से संतान उत्पन्न हो रही, एक जनक से, है ना, ये याद रखना। ये देखो आ गया पूरा ऑफसेट, समझो फिगर समझो बड़े ध्यान से, ठीक है। तो ये ऑफसेट होता है, ठीक है, ऑफसेट क्या है समझ में आ गया होगा। ट्यूबर यानी कंद, ये देखो आलू, आलू भी एक तना है, आलू क्या है, एक तना है। देखो ये भूमि के अंदर ग्रो कर रहा है आलू, ये ठीक है, भूमिगत तना है। अच्छा तने की खास बात क्या होती है, यदि पूछे कैसे पहचान लेते हो कि तना है कि रूट है, तो जिसमें नोड और इंटर नोड होंगे वो तना है, और स्टेम है यानी शूट है, और जिसमें नोड और इंटर नोड नहीं है वो जड़ है यानी रूट है। क्या है, रूट है। तो ये क्या है, ट्यूबर। देखो यानी आलू क्या है, तना है। क्यों तना है, इसलिए वो तना है, इसलिए वो स्टेम है क्योंकि वो नोड और इंटरनोड रखता है, वो नोड और इंटरनोड रखता है। ये देखो, देखो कितनी चाहिए, देखो लिखा साफ साफ लिख दिया है मदर ट्यूबर यानी जनक ये है, और देखो ये भी सब प्रोजनी यानी संतान उत्पन्न कर रहा है। ये तो एक से अनेक संतानें उत्पन्न करने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, तो कैसा हुआ, अलैंगिक जनन कर रहा है आलू। देखो मैं जो बोल रहा था वही सब आ रहा है, वही सब आएगा भी, ठीक है। तो क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया, है ना, अलैंगिक जनन हो गया। चलो आगे क्या है, ये देखो अब यहां पर आपको इस फिगर पर ध्यान नहीं देना है। क्यों, अरे हमारे काम करने तो बात नहीं करनी है, किस पे ध्यान देना है, एक दूब घास इंपॉर्टेंट रनर का एग्जाम्पल आ गया, दूब घास देख सकते हैं आप लोग और ये 2 और 3, इस तरह से आपको इन 3 फिगरों को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, जो हम बता चुके, ठीक है। रूट, ऑफसेट, है ना, शकर, रनर, सब पता होना चाहिए। चलिए ये देखो, अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, किसका है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। एनसीईआरटी में ये आपको पेज नंबर 7 पर देखने को मिल जाएंगे। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे आलू, आ नंबर में देखो पड़ा हुआ, ठीक है, आँख होती है अंकुरित आँख कलिका बनाती है, ये देखो, और इसी से नया प्लांट बनेगा, नया आलू इसी से बनेगा, याद रखना, इसी से बनेगा नया आलू। अदरक देखो, अब देखो एग्जाम्पल यहीं से वो कहेगा मैंने पढ़ाया है, क्या पढ़ाया, फिगर बता दिया था, वो पूछ लेगा अच्छा बताओ आलू किसका एग्जाम्पल है, आपको बताना है, आलू किसका एग्जाम्पल है आपको बताना है। आलू अंतः भूविस्तारी है कि ऊपर भूविस्तारी है कि कंद है कि शल कंद है, इंग्लिश में रनर है, राइजोम है, शकर है, बल्ब है, ट्यूबर है, क्या है तुमको बताना है। अदरक, ये भी देखो क्वेश्चन बन गया, एग्जाम रखा, वो पूछ सकता है बताओ पर्व संधि क्या है, मैंने कहा था इंग्लिश हिंदी में दोनों बोली थी, पर्व संधि क्या है, पर्व संधि क्या है पता होना चाहिए। पर्व संधि का मतलब है नोड, क्या है, नोड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो पूछ सकता अब अदरक किस में आता है, राइजोम में आएगा, किस में आएगा, ट्यूबर में आएगा, ऑफसेट में आएगा कि वो बल्ब में आएगा, किस में आएगा आपको बताना है। ये इमेजेस हम दे रखी हैं, ठीक है। ये देखो अदरक अच्छे देख सकते हो, नोड, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो ये इंग्लिश एनसीईआरटी में है फिगर, ये है टोटल एनसीईआरटी की, ये जो ए नंबर इमेज है उसको देखने को मिल जाएगा, देखा है, देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, जर्मिनेटिंग आई बड, जर्मिनेटिंग आई बड,
ठीक है, याद रखना यहीं से प्लांट का निर्माण होने वाला है। ये देखो ये क्या है, अच्छा क्वेश्चन आंसर ये क्या है, देखिए आप एमसीईआरटी में ही सब फिगर एमसीईआरटी से ही है। ये आप जो देख रहे हो ये वाला इमेज, ये है ब्रायोफिल्म। क्या है? ब्रायोफिल्म है। और ये अपस्थानिक कलिकाएं हैं। क्या है ये? अपस्थानिक कलिकाएं, अपस्थानिक कलिकाएं, है ना। इंग्लिश लिखी मैं हिंदी बता दे रहा हूं, अपस्थानिक कलिकाएं। अच्छा ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है ब्रायोफिल्म का। किसका एग्जाम्पल है? ब्रायोफिल्म का एग्जाम्पल है। अच्छा एक चीज में लोग गलती नहीं करना, मैं बता दे रहा हूं इसमें, ये फूला हुआ भाग, ये जो फूला हुआ भाग है ये बुलबिल कहलाता है। क्या कहलाता है? बुलबिल। फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? बुलबिल कहलाता है ना। क्या कहलाता है? बुलबिल कहलाता है। ये देखो एमसीईआरटी का ही इमेज है। ये देखो ऑफसेट लिखा है, हिंदी क्या होगी? भू-स्तरीका। क्या होगी? भू-स्तरीका, है ना। ये सब एमसीईआरटी का इमेज है। ये देखो सब एक साथ इमेज मैंने दे दी है। इस तरह से एमसीईआरटी में इमेज दे रखा है, बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको एमसीईआरटी में, हिंदी एमसीईआरटी में पेज नंबर 7 पर देखने को मिल जाएगी। मैंने इमेज इंग्लिश एमसीईआरटी से ले रखा क्योंकि इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। बुलबिल और ब्रायोफिल्म। चलिए आगे देखते हैं। पत्थर चटा इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पत्थर चटा बोलते हैं, है ना, याद रखना ये। चलिए चलो अब पढ़ते हैं एमसीईआरटी में क्या लिखा है। काफी इमेजें देखी, समझ लिया हम लोगों ने। ये संरचना है, कौन जो भी देख के आए, कायिक प्रवर्धन, प्रोपेगेशन, है ना, कहलाती। चूंकि इन संरचनाओं में निर्माण के लिए, इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, याद रखना। और जब नहीं लेते तो कैसा हुआ? अलैंगिक जनन हुआ। इसमें दो जनक भाग नहीं लेते हैं तो ये अलैंगिक जनन कहलाएगा। कुछ जीवों में यदि शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग जो टुकड़ा है, टूटा हुआ भाग है, वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है जो संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा और भी होते हैं। जैसे क्या क्या हो सकते हैं इसमें? हाइड्रा दे दिया, और क्या हो सकता है? प्लेनेरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? स्टारफिश हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाइड्रा हो सकता है। ठीक है, तो हाइड्रा देखते हैं। भी अलैंगिक जनन कैसा जनन है? अलैंगिक। मैंने बताया था अभी इमेज जो शुरू में ही देखी थी कि एक विधि है जिसे पुनरुद्ध भवन, फ्रैगमेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। चलो ये देखो इमेज मैंने फिर दे रखा है। हाइड्रा है, देखो एक था, 3 भागों में टूटा और 3 हाइड्रा तैयार किए। तो 1 से 3, 2, 4 जितने मतलब जनक एक ही हो तो कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। चलो क्या लिखा है? आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति वाटर हाइसिंथ, हाँ आपने देखा होगा जलाशय में जो मतलब आसपास देखा होगा वाटर हाइसिंथ का, जिसको बंगाल का आतंक, देखो लिखा हुआ है बंगाल का आतंक कहा जाता है। आप क्वेश्चन से इसको बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं? देखो क्या हुआ कि एक बार इसकी बंगाल में इतनी ग्रो किया, इसने इतना ग्रो किया कि सारे के सारे जलाशय इसी वाटर हाइसिंथ के कारण मतलब पूरे भर गए, जिससे कि पानी जब बरसा तो तालाबों में जगह नहीं थी। जब तालाबों में जगह नहीं थी तो इससे क्या हुआ कि पानी, सारा का सारा पानी बाहर आ गया, जगह जगह खेत भर गए, फसल का निर्माण नहीं हो पाया। तो बताओ भाई आतंक नहीं क्या है ना। चलो आगे क्या लिखा के बारे में अवश्य सुना होगा। यह कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है, जलीय प्लांट है जो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है ना। ये भारत में जानते हो क्यों आया? भारत में आया सुंदर पुष्पों के कारण भारत में लाया गया था। ये सुंदर पुष्पों के कारण भारत में लाया गया था। ये वृद्धि करने वाला खरपतवार है। यह जल में, देखिए यहाँ पे यह जल में ऑक्सीजन खींच लेता है। जो जल में जो ऑक्सीजन होती है, जल में जो ऑक्सीजन होती है उसको खींच लेता है। अब जब ऑक्सीजन कम होगी तो मछलियां मर जाएंगी, है ना।
जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं। अरे भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, है ना, कोई भी एनिमल हो, O2 चाहिए उसको। चलो ये देखो, ये है वाटर हाइसिंथ। क्या है ये? वाटर हाइसिंथ है। क्या है ये? वाटर हाइसिंथ है। इमेज आप पहचान गए सभी लोग, सब बता, ठीक है। हाँ, वाटर हाइसिंथ है ये। चलो, इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र होना चाहिए। इसमें सुंदर आकार के पुष्प पत्तियों के कारण हुआ, यद्यपि यह कायिक प्रवर्धन द्रुत गति से, काफी तीव्र गति से कायिक प्रवर्धन करता है। जितने भागों में टूटेगा उतने प्लांट नए तैयार कर देता है, कर सकता है, और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय में फैल जाता है और अपने आप से जलाशय को ढक देता है, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन है। अरे भाई तुम कैसे छुटकारा पाओगे? काट सकते नहीं हो, जला सकते नहीं हो, क्या कर सकते हो? मछलियां मर जाएंगी, तालाब में जगह नहीं होगी, बारिश का पानी कहाँ जाएगा? मतलब एक तरीके से हर दृष्टि से ये हानिकारक ही है। बस सुंदर पुष्प देखते रहो, है ना। चलो ये देखो, इस तरह से वृद्धि करता है तालाब में, ये है ना। ये सीन देख रहे हो क्या? देखो किस तरह से वृद्धि कर रहा है। इसको मतलब तुम अलग नहीं कर सकते हो, ना तो इसको काट सकते हो ना कुछ कर सकते हो, भाई जैसा वैसा। और पूरे जलाशय में एक समय बाद पूरे जलाशय को कवर कर रखा है इसने, पूरे जलाशय को कवर कर रखा है, और ये जल से O2 को खींच रहा है। अभी बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन जितना सुंदर दिख रहा है उतना सुंदर है नहीं। चलो ये देखो, इस तरह से पुष्प दिखते हैं इसके। तो मैं बार बार इमेज दिखा रहा हूं इससे आपको स्पष्ट हो जाए, ठीक है। वाटर हाइसिंथ क्या है, परिचित हो जाओ इससे। अब ऐसा नहीं करना इसको उठा के किसी जलाशय में डाल दो, पड़ोसी का जलाशय हो, चलो भाई तू भी मर मैं भी मरूं, ठीक है। चलो देखो आगे क्या लिखा है। जब यह सर्वाधिक पर्वसंधियां, अब पर्वसंधियां क्या मैं बता चुका हूं। जब यह पर्वसंधियां नमी युक्त मृदा तथा जल के संपर्क में आती हैं, तब इनमें मूल यानी रूट तथा नए पादप उत्पन्न होते हैं। जैसे इसकी रूट जो है, जड़ है, नमी मिलेगी, जल मिलेगा, पादप प्रकट हो जाए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार पत्थर चटाई ब्रायोफिलम, मैंने कहा था पत्थर चटा, याद रखना, ब्रायोफिलम, ठीक है। पत्थर चटा ब्रायोफिलम की पत्तियों में कटे किनारों से अपस्थानिक, गलती नहीं करना, है ना, एडवेंटिशियस कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, है ना। एडवेंटिशियस कलिकाएं जो होती हैं वो इसी अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, ठीक है। ये देखो, ये रहा ब्रायोफिलम, है ना, बड है ये, है ना। देखो ये रूट है, क्या है? रूट है। ये देखो ब्रायोफिलम, है ना, एडवांटेशियस रूट है, ये एडवांटेशियस रूट है। ये शूट है, मतलब तना है। ये बड यानी कलिका है ना। तो याद रखना इस चीज़ों को। चलिए ये देखो कटे हुए किनारे आपको दिख रहे हैं। ये सब क्या है? ये यदि इसको नमी मिल जाए, पर्याप्त वातावरण मिल जाए, ये तुरंत इन्हीं कटे हुए किनारों से नए प्लांट को उगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से वाटर हाइसिंथ, ब्रायोफिलम, आलू, यानी इन कई प्लांटों पर आज हमने बात की। और मैं बार बार कह रहा हूं कि NCERT पास रखिए, आपको ये सब सीखना है, समझना है, गलतियां नहीं करनी है, और ये छोटी छोटी बातों पर ही MCQ बनते हैं। मैं आपको अभी कुछ मैं आपको डायग्राम उपलब्ध कराऊंगा, इस सब चीज़ों को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।